गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा नेचुरल स्टेबल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और उससे हमको क्या नुकसान होता है। एक इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और ओजोन लेयर क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास में हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। व्हेन यू ऐड वेस्ट, हमारी यूज करने के बाद जो बचता है हम फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, उसको जनरल प्रोसेस से हम खत्म नहीं कर पाते, राइट। अगर हम फेंक देंगे तो बहुत दिनों तक प्लास्टिक वहीं पर रहती है और हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करती रहती है। तो व्हेन वी ऐड वेस्ट दे डिस्टर्ब आवर स्टेबल इन्वायरमेंट। हमारा नेचुरल स्टेबल इन्वायरमेंट है और वो बहुत ही हेल्दी है। हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है और जिससे ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, प्लांट्स को बहुत हार्म पहुंचता है। बायोडिग्रेडेबल क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय है। जैसे हमने पेपर फेंक दिया तो पेपर तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, मतलब बैक्टीरिया होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस है, इसलिए प्लास्टिक पे कई जगह बैन भी लगा दिया गया। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, इसको नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अगर प्लास्टिक को हमने जला के ख़त्म नहीं किया तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक वैसे की वैसी हमेशा पड़ी रहती है। बहुत जगह प्लास्टिक की पाइप्स यूज़ करते हैं, वो तो फायदे के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया पानी निकालने के लिए समथिंग, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती, तो दैट इज़ गुड यूज़। लेकिन जनरल प्लास्टिक हम देखते हैं अगर यूज़ करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करती है, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है, जिससे हमें बहुत हार्म होता है। दे परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड may harm various members of ecosystem। इकोसिस्टम अभी मैं डिटेल में समझाऊं। इकोसिस्टम ऐसे समझो कि ऐसी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, उसके जो मेंबर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हमारा इन्वायरमेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से भर जाएगा। हाउ टू मैनेज टू सेव आवर इन्वायरमेंट? हमारे इन्वायरमेंट को हम सुरक्षित कैसे रखें? तो तीन चीजें कर सकते हैं। रिड्यूस यूजलेस एंड सेव रिसोर्सेज। कम से कम किसी चीज का इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करें जितना बहुत जरूरी है, ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। लेस से इलेक्ट्रिसिटी है तो जब आपको जरूरत हो फैन तभी चलाएं, ऐसा नहीं कि फैन चला के छोड़ दिया और टहल रहे, तो ये मिस यूज हुआ। आपको रिड्यूस करना, उतना यूज करना है जितना आपकी जरूरत का है, और यही सही भी है किसी सोसाइटी के लिए, किसी कंट्री के लिए। जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें। यूजलेस एंड सेव रिसोर्सेज। दूसरा, रिसाइकल। रिसाइकल की प्रोसेस ऐसी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल आपने पढ़ी है, चलती रहती है, घूमती रहती है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा वहां पे नहीं लाते। जैसे हमने प्लास्टिक को ले लिया, अब प्लास्टिक यूज में नहीं है तो उसको कुछ ऐसा हम करके कुछ ऐसा चीज बना दें, टॉयज वगैरह समथिंग बना दें कि रिसाइकल करके कि वही उतनी ही चीज दोबारा यूज हो जाए, तो इसको बोलते हैं रिसाइकल करना। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया, जो था बहुत जरूरत का था उसी को रिसाइकल करके दूसरी चीज हमने बना दी। रिसाइकल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। तीसरा, रीयूज।
जो चीज़ जैसे मान लो प्लास्टिक की कोई चीज़ है, उसमें कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ आपने रखी हुई है, यूज़ कर ली, तब उसको फेंके नहीं, उसको रख लें और दूसरी बार फिर से यूज़ कर लें। तो इससे क्या होगा कि जितनी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं वही रहेंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वायरमेंट में नहीं आएंगी, राइट। तो यूज अगेन इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आर मेथड से हम जो वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें और रीयूज करें। अब बच्चों, अगर हम जैसे एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर में पहले यूज की जाती थी, तो साइंटिस्ट ने पता किया कि ये जो रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, हमारे इन्वायरमेंट में ऊपर ओजोन की एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उसको रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर अंदर आ जाएंगी तो वो हमारी स्किन में स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, बड़ी डैमेजिंग होती है। तो ओजोन लेयर जो ऊपर है उसका होना जरूरी है। अगर उसमें डिप्लीशन होगा, उसमें क्षय होगा, तो प्रॉब्लम हमको होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, अभी उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती थी। तो और समझते हैं, ओजोन का फार्मूला होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बना। ये पॉइजनस होती है, ये डेडली पॉइजनस होती है, लेकिन ओजोन लेयर जब ये बनाती है तो प्रोटेक्टिव हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी पृथ्वी पे आने नहीं देती है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, इट कॉजेज स्किन कैंसर। ये बनती कैसे? ऑक्सीजन गैस ही होती है, उस पर अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगी, ऑक्सीजन के एटम में टूट जाएगी। अब ये ऑक्सीजन का एटम फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके O3 का फॉर्मेशन करता है। तो बड़ी अमेजिंग चीज है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ही O2 टूट के O और O बनाती है, फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ओजोन लेयर बना देती है। ड्रॉपिंग द अमाउंट ऑफ ओजोन इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर जितना सर्टेन अमाउंट है ओजोन का वो कम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ड्रॉप हो गया या डिप्लीशन हो गया ओजोन लेयर का। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये डिक्रीज इसलिए हो रहा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जाके उस ओजोन लेयर के अमाउंट को कम कर दे रही थी। विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, पहले यूज किया जाता था, अब तो बैन है, और फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब CFC का यूज बैन कर दिया गया। हमारे रेफ्रिजरेटर में अब नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, अगर ओजोन लेयर बच्चों खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आएंगी तो हमारी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू होगी। अब कुछ गैसेस होती हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गर्मी को ये गैसेस बाहर नहीं जाने देंगी हमारे अर्थ सरफेस से, तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी तो बर्फ जो हिमालय की जहाँ पे बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी और बाढ़ आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो इसके लिए जरूरी है कि ओजोन लेयर हमारी सुरक्षित रहे, और वो सुरक्षित इसलिए रहेगी कि हम CFC का इस्तेमाल ना करें, जिसको कि ऑलरेडी हमने बैन किया। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है एक स्टेबल इन्वायरमेंट को बनाए रखने के। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम वो एरिया है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं और डेड चीजों से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है इन चीजों से इंटरेक्ट करके, उसी जगह को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। प्रॉपरली अगर इसको डिफाइन करें तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन एन एरिया, एक एरिया में, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट। नॉन लिविंग का मतलब जैसे टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम टाइप कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। एक नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक्स है। मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है, जैसे एक्वेरियम है जहाँ पे फिश होती है ना,
वो मैन मेड है या इसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड्स है, गार्डन है, राइट। तो ये क्या हो गए, ये सब हो गए मैन मेड इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दो कंपोनेंट होता है किसी इकोसिस्टम में, एक बायोटिक, एक जिंदा चीजों का, और एक एबायोटिक जो जिंदा नहीं है। बायोटिक में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग में दो चीजें आती हैं, जैसे हम आते हैं और प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, राइट। एबायोटिक में जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, मिनरल है, ये एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कोई भी इकोसिस्टम चलते रहने के लिए जरूरी होता है तीन चीजों का होना। पहला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करे जो, ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। उसके बाद इस प्रोड्यूसर का बनाया हुआ फूड कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर कहलाता है। अब कंज्यूमर में हो सकता है कि हर्बीवोर हो जो सिर्फ घास खाता हो, कार्निवोर हो जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाता हो जैसे शेर, ऑमनीवोर्स हो जैसे गोश्त भी खाता हो और घास भी खाता हो, तो ऐसा तो ह्यूमन बीइंग होता है, राइट। पैरासाइट, पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर के बनाए हुए फूड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो यूज करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर की अगर डेथ हो जाएगी तो उसके शरीर को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया। वो कॉम्प्लेक्स हमारा शरीर किसका बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कार्बन हाइड्रोजन को, तो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लाने का काम डिकम्पोजर करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, राइट। अब उसके बाद ये फिर से सॉइल में आ जाएगा और पौधे इस मिनरल को फिर से एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, राइट। किसी भी इकोसिस्टम में देखोगे तो फूड चेन होती है, तो ये फूड चेन है। फूड चेन द सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन, यानी फूड की चेन। देखो कैसे, प्लांट है, प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे इसको, ध्यान देना यहां पे मिस्टेक होती है। प्लांट को ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब इसके ऊपर प्लांट को खाने वाला डियर है, हिरन है, तो उसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। इसको खाने वाला लायन है तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हम इसको बोलेंगे। ये एक चेन बन गई, राइट। तो इसको बोलेंगे फूड चेन, खाने की चेन। इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो एक चेन बनती जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं फूड चेन। इसी तरह दूसरी चेन मैंने लिया, प्लांट को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, तो ये भी एक फूड चेन बन गई। ओके, तो ये तो हुआ फूड चेन के बारे में, राइट। अब आप समझते हैं इसको, ये फूड पिरामिड इसको हम बोल सकते हैं। इसमें देखो प्रोड्यूसर है, उसके बाद प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूमर होगा तो वो प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है टर्शरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर भी कई टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर जो होगा ये प्लांट होगा। अब इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, डियर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, लायन हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, ग्रास हॉपर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, फ्रॉग हो गया। टर्शरी कंज्यूमर कौन हो गया, स्नेक हो गया, राइट। तो इस तरह से हम कंज्यूमर उसी को बोलते हैं जो कंज्यूम करता, प्रोड्यूसर को छोड़ के, राइट। तो ये कंज्यूमर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कंज्यूमर, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे फूड पिरामिड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जितनी एनर्जी सनलाइट से पौधों को मिलती है उसका सिर्फ 1% पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं फूड बनाने में, यानी उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट इज यूज्ड। 10% of food eaten is made available for next level of consumer। जैसे यहां पे प्रोड्यूसर के पास मान लो इतने जूल एनर्जी है, सही है। अब ये पौधे भी, उनके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, उसको यूज करके एनर्जी यूज कर देंगे तो नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% बचेगा। तो यहां से एक जीरो कम कर दो, यानी इतनी एनर्जी यानी 1000 जूल एनर्जी बच जाएगी। अब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो 10% ही आगे अवेलेबल रहेगा, तो इसमें एक जीरो कम कर दोगे तो
तो ये 100 हो गया। आगे यहाँ पे सिर्फ 10 ही बचेगा। इस तरह से तुम देखोगे कि एक लेवल पे जाने पे नेक्स्ट लेवल पे 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाकी उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में सारा कुछ यूज किया जाता है। तो यही चीज यहाँ लिखा 10% ऑफ फूड, जितना फूड हम खाते हैं उसका 10% नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया जाए कि 10,000 जूल है, तो 10,000 जूल का 10% कितना हुआ, 1000, एक जीरो काट दोगे तो इतना हुआ, राइट। इसी तरह से जैसे मान लो किसी के पास इतने जूल एनर्जी है तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा, इतना बचेगा। नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा, इतना। और आगे जाना चाहते हो तो 10 से डिवाइड करोगे 3.4 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होता है। तो 10% ऑफ फूड ईटन इज मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। फूड चेन इज जनरली मेड ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स। जैसे यहाँ पे फूड चेन बनी हुई है, ये तो 1 2 3 4 कई स्टेप की हो गई है, मैक्सिमम 3 या 4 की ही होती है। क्यों? क्योंकि 10% ही ट्रांसफर हो जाता है। जब एनर्जी ही नहीं होगी तो ऊपर वाला सर्वाइव कैसे करेगा। यहाँ पे गई एनर्जी, कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, टॉप लेवल पे तो एनर्जी बहुत कम जा रही है, राइट। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि टॉप लेवल 4 तक जनरली होता है, 4 से ज्यादा बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब एनर्जी लेवल तुम देखोगे 4 स्टेप तक बहुत हो गया। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर देयर एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। देखो प्रोड्यूसर यानी घास वास जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब उतने डियर तो नहीं होंगे, हिरन तो उतने नहीं, और शेर क्या होता है, एक ही होता है। तो जो जितने हायर लेवल पे होते हैं उसकी संख्या उतनी कम होती है, जो नीचे लेवल पे होता है उसकी संख्या उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको कंज्यूम करते रहते हैं ना, तो अपनी संख्या ज्यादा नहीं रखेगा तो वो खत्म ही हो जाएगा। ओके, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है एक ही दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, ऐसा नहीं होगा कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में आ जाएगी। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब ऐसे ही ऊपर जाएगी। जैसे प्लांट से एनर्जी ग्रास हॉपर में, ग्रास से प्लांट में एनर्जी नहीं आएगी, तो ग्रास हॉपर से फ्रॉग में जाएगी, फ्रॉग से ग्रास हॉपर में नहीं आएगी। यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनि मतलब एक डायरेक्शन में ही एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है बच्चों। एक बचा हुआ फूड वेब। कई फूड चेन होती हैं, फूड चेन में एक दूसरे को भी, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को खा रहा है, तो एक तरह से फूड चेन ढेर सारी होती है, तो एक दूसरे से भी वो इंटरैक्ट करती हैं और बना देती हैं फूड वेब। तो ये हुआ इस चैप्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।